नोट नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। अपन देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर रहे थे। अपन ने बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ही स्टडी किए थे, जिसमें आता है अपना मास परसेंटेज, है ना। मास मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज आता है, ठीक है। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताया था मैंने आपको। अगर अपन रिवाइज करें, थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा था पिछले वीक, जिससे अपन को इजी रहेगा समझने में, है ना। तो अपन ने पढ़ा था मास परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट, ठीक है। सर एक बार आप W/W वाला फिर से बता दीजिए। हाँ बेटा बताता हूँ, बताता हूँ। एक सेकंड, ये पेंसिल को मेरे को चेक करना है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ ओके, या तो अपन मैं लिख देता हूँ अपन ने क्या क्या बात की थी, है ना। थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, जल्दी से अपन कर लेंगे, है ना। डोंट वरी। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि अपन को लगता है कि अपन भूल गए, है ना। रिवीजन से इट विल हेल्प अलॉट, यस सर। है ना। तो मास परसेंटेज किया था अपन ने, और इसको शॉर्ट में अपन कहते हैं डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर? The यस सर। another way to express is volume percentage, volume by volume। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अपन कब काम में लेते हैं? सर जब जब अपन हम हाँ, दो लिक्विड्स को मिलाते हैं। समझ गए? वेरी गुड। ठीक है, दो लिक्विड्स को जब भी आप मिलाओगे तब, ठीक है। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जब सॉलिड डिसॉल्व करते हैं। ये तो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, है ना। जल्दी से अपन रिवाइज कर लेंगे इसको। इसको m बाय v परसेंट कहते हैं, ठीक है। क्लियर? मतलब कितने ग्राम ऑफ सॉलिड डिसॉल्व है पर 100 ग्राम ऑफ, पर 100 ml सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ये होता है, ठीक है। मास परसेंटेज में 100 ग्राम में से किसी 100 ग्राम या 100 kg, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 100 पार्ट्स में से किसी में कितने पार्ट्स हैं मास के हिसाब से, उसको अपन मास परसेंटेज कहते हैं। और मास परसेंटेज किसी कंपोनेंट का निकालने के लिए अपन ने जो फॉर्मूला देखा था, उसमें लिखा था अपन ने कि मास ऑफ, जैसे ए और बी का अगर मिक्सचर है, ठीक है, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, है ना। टोटल मास हो गया ये, ठीक है, इंटू 100%। ये कर रहे थे, है ना। इसको अपन करते हैं, रिहर्सल करते हैं इसका इसी तरह से। अच्छा, यहाँ ग्राम में होना चाहिए मास, डिनोमिनेटर में भी टोटल मास ग्राम में होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप लोग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, बताओ बेटा। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा? इसी तरह से कर सकते हैं अपन, सेम थिंकिंग अपना सकते हैं। वॉल्यूम सब परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ ए इन ग्राम्स इन अपॉन ml, वॉल्यूम इन ऑफ ml, इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। हाँ टोटल वॉल्यूम, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने करा था वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, अगर ए और बी का सॉल्यूशन है तो, ठीक है, इनटू 100, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। और ये क्या होता है, किसी किसी सब्सटेंस का कितने ग्राम डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ a substance
amount of a substance in grams, ठीक है, dissolved in 100 ml of solution, total solution 100 ml, उसको अपन कहेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। जैसे अगर अपन 15% W बाय W कर रहे हैं, मैंने बताया था आपको, तो इसका क्या मतलब है, 15 ग्राम है ना इन 100 ग्राम टोटल, मास बाय मास परसेंटेज अगर है, ठीक है। तो 15 ग्राम ऑफ ए और 100 ग्राम क्या होगा, ए प्लस बी, 100 ग्राम में से ना, इंटू 100 करोगे तो 100 100 कैंसिल हो जाएगा, 15% आ जाएगा, 15% मास परसेंट ऑफ ए है, ठीक है। तो ये 15 अपॉन, ये तो 15 ग्राम तो ए हो गया है ना, बी कितना हुआ बेटा, 100 माइनस 15 कर दो, 85 ग्राम So बी हो गया, 85. हाँ, और 15 ग्राम आपका ए हो गया। अगर इसी तरह से आप वॉल्यूम लेते हो तो वॉल्यूम में तो क्या होगा बेटा, आपका वॉल्यूम के अंदर ml हो गया, ए के कितने ml है डिवाइडेड बाय टोटल ml। जैसे अगर आप लिक्विड लिक्विड मिक्सचर बनाते हो तो इसी तरह से लोगे, जैसे इथेनॉल मिथेनॉल को मिलाते हो, ठीक है। और अगर आप सॉल्ट मिला रहे हो पानी में, तो उसमें आप ये काम में, ये भी काम में ले सकते हो, हालांकि ये भी काम में ले सकते हो। अगर दोनों का मास है, सॉल्ट का मास है, पानी का मास है, तब तो W बाय W, मास अपॉन मास परसेंटेज ले सकते हो। और अगर सॉल्ट का वजन दिया हुआ है ग्राम में और पानी का वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, तब आप ये वाला थर्ड जो ऑप्शन है ये काम में ले सकते हो, ठीक है। तो कुछ अपन बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, है ना, जिससे इजीली अपन को समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी मास परसेंटेज की। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, आप इसको लिखिएगा, ठीक है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलता है बताओ मेरे को, किस फ्रूट में ऑक्जेलिक एसिड मिलता है? So spinach. स्पिनच में मिलता है, वेरी गुड। टमाटोज में मिलता है, ठीक है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, पूरे 500 ml सॉल्यूशन में 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड मिला हुआ है, ठीक है। अब सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी, कितना डेंसिटी है इसका, 1.1 ग्राम पर ml डेंसिटी दे रखा है सॉल्यूशन का, पूरे सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है ना। डेंसिटी मतलब कितना वजन है, डेंसिटी अपन जानते हैं ना, जैसे वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml वाटर लेते हैं, 1 ml जानते हो कितना होता है, 1 ml इतना सा वाटर रहेगा ना उसमें, Yes, sir. उसका वो तो वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम तो देखो ऐसा होता है कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना या इतना वो वॉल्यूम होता है। तो ml या लीटर में, 1 लीटर का वॉल्यूम अपन जानते हैं, जो अपनी मिनरल वाटर की बोतल आती है 1 लीटर की होती है, 1000 ml होता है इसमें, है ना। और 1 ml तो बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, उसका 1000 पार्ट 1 ml होगा, ठीक है। और डेंसिटी जो है अपन को ये बताती है कि एक्चुअली उस 1 ml के अंदर कितना वजन है। अलग अलग लिक्विड की अलग अलग डेंसिटी हो सकती है, जैसे कोई लिक्विड बहुत हैवी है तो वो थोड़े से वॉल्यूम में ज्यादा वजन आएगा। वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1 ग्राम पर ml, लेकिन यहाँ सोल्यूशन है जो अपना, सोल्यूशन में ऑक्जेलिक एसिड मिला हुआ है, इसलिए इट इज मोर डेंस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसकी डेंसिटी 1 से थोड़ी सी ज्यादा है, 1.1 ग्राम पर ml है, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑक्जेलिक एसिड का कितना है ये बताना, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, find the mass percentage of oxalic acid।
इन द सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड में आपको हिंट दे देता हूँ। आप मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड लोगे डिवाइडेड बाय टोटल मास लोगे, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ टोटल वॉल्यूम दिया है ना, टोटल मास नहीं दिया, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन मास भी आ जाएगा, है ना। मैंने आपको एक चीज दी है जिससे वॉल्यूम उससे मास में बदल सकते हो। टोटल मास भी आ जाएगा, इनटू 100 कर दोगे तो ऑक्जेलिक एसिड का परसेंटेज है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कैसे करना है? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैंने बोला देखो, मास परसेंटेज अगर ऑक्जेलिक एसिड का निकालना है ना आपको, तो न्यूमरेटर में तो ऑक्जेलिक एसिड का मास रखोगे ग्राम में, है ना। यस यहाँ सर। देखो फॉर्मूला, है ना, सबसे ऊपर ही ऊपर। डिनोमिनेटर के अंदर टोटल मास रखोगे आप पूरे सॉल्यूशन का, ठीक है। अब सॉल्यूशन का टोटल मास कहाँ से लाओगे बताओ मेरे को। Sir, will find by the 500 ml solution. अब 500 ml सॉल्यूशन है ना। तो एक चीज मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। डेंसिटी जो होती है सॉल्यूशन की वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो उससे मास निकल सकता है। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। समझ Yes आ रहा sir. है? इस फॉर्मूले को काम में लेके अपने को सॉल्यूशन का, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है ना, पूरे सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है, इससे पूरे सॉल्यूशन का मास आ जाएगा कितना हैवी है ना। और एक बार मास आ गया अपने पास तो फिर अपन मास परसेंटेज आसानी से निकाल लेंगे, है ना। मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड अपने पास है ही, ठीक है। ट्राई करो जल्दी से, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसको। Yes sir. एक बार ट्राई करो आप, फिर मैं बताता हूँ। देखो ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ। आंसर हो सकता है या तो 10% या हो सकता है 22% या हो सकता है 2% या हो सकता है 2.2%। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका ये अपन देख सकते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? कैसे कैसे कर रहे हैं अपन, बताओ जरा। Sir मैं अभी मास ढूंढ रही हूँ solution का। हाँ, सॉल्यूशन का मास कितना आया, टर्म बता दो मेरे को। Sir 550. वेरी गुड। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू 500 ml। देखो बेटा Sir I think यूनिट, answer is 2%. हाँ 2%, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने ऐसे ही किया होगा, है ना। तो यहाँ पे Yes ग्राम sir. पर ml। एक और मैं बात बता दूं बेटा, जो यूनिट्स होती है ना अपनी, ये भी नंबर्स की तरह कैंसिल आउट होती है ना। फिजिक्स में अपन यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ते हैं, है ना। तो Yes जहाँ पे sir. जैसे ml और ml कैंसिल हो गया क्योंकि इधर ml ऊपर है इधर नीचे है डिनोमिनेटर में, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर ml, है ना। अब ऊपर ग्राम रह गया, मतलब है टोटल मास आ गया, ठीक है। अब परसेंटेज अगर आपको निकालना है, मास परसेंटेज ऑक्जेलिक एसिड का, तो ये आपने बिल्कुल सही बताया। मास परसेंटेज कैसे निकाला आपने? मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 11 ग्राम दे रखा है, डिवाइडेड बाय 550, ये 550 हो जाएगा, है ना। डिवाइडेड बाय 550 इंटू 100%। समझ आया? ये कितना आया? 11 5 है ना, 11 इंटू 50 आ गया और 50 इंटू 200 आया, तो 2% आ गया। ऐसे किया होगा आपने भी बिल्कुल,
Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो Yes, sir. आई होप क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। फिर अपन एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी तरह से। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मेरे को ये बताओ आप। व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन? सर मतलब सर मुझे पक्का नहीं पता है, पर थोड़ा सा ही आइडिया है कि that is something like the ratio of the moles of a particular component divided by moles of all the components. Very good. फ्रैक्शन मतलब होता है बेटा आउट ऑफ वन, है ना? Yes, sir. फ्रैक्शन मतलब, और फ्रैक्शन हमेशा ऐसे 1/4 या पॉइंट में आता है, क्योंकि फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है ना। तो मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स का फ्रैक्शन, मतलब किसी के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। एक मिक्सचर के अंदर किसी एक कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल जो होता है वो मोल फ्रैक्शन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अगली चीज जो मैं बता रहा हूँ वो है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर इसको फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज बन जाता है। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट is equal to moles of that component in the mixture divided by total moles of all the substances in the mixture. समझ आ गया? किसी एक के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। जैसे अगर Yes, अपने sir. पास है ना ए और बी का मिक्सचर है, ठीक है, और अगर इसका मास Ma है, इसका मास Mb है। अच्छा, यूनिट बेटा सेम होनी चाहिए, ग्राम में, है ना? ठीक है, और मोल भी दे रखे हैं, मोल निकाल लो मास अपॉन मोलर मास से। अगर मोल दे रखे हैं तो ये मोल को अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि अपन ने देखा था Na और Nb है। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ ए जो कि अपन ने देखा था अभी अभी, वो तो हुआ Ma अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना होगा? Ma प्लस Mb इंटू 100 परसेंटेज। ठीक है, इसी तरह से मास फ्रैक्शन अगर कोई बोलता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, केवल फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ वन। तो टोटल मास में से किसी के कितने मास है, तो मास फ्रैक्शन और परसेंटेज बनाने के लिए तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मास फ्रैक्शन ऑफ ए अगर कोई पूछता है अपने से, तो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। अगर परसेंटेज का पूछता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट लगा दो, है ना? परसेंटेज मतलब होता है आउट ऑफ 100। इसी तरह से अगर कोई मोल फ्रैक्शन पूछता है ना, मोल का फ्रैक्शन पूछता है, जिस जो अपन अभी बात कर रहे थे, तो मोल का अगर कोई फ्रैक्शन पूछता है तो किसी मोल फ्रैक्शन किसका पूछा जा रहा है ये भी ध्यान रखना। ए का अगर पूछा जा रहा है तो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb, ये मोल फ्रैक्शन हो गया ए का। मोल फ्रैक्शन बी का कितना हुआ बताओ? Nb
upon Na plus Nb. हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हुआ बी के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल Na प्लस Nb। ठीक है, अगर मोल परसेंटेज कोई पूछता है ना, कभी कभार दे दिया जाता है, तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज बन जाता है। ठीक है, अब एक बात आप नोटिस करना, जब आप मोल फ्रैक्शंस को जोड़ते हो, ठीक है, तो फ्रैक्शंस का सम कितना आता है, सारे फ्रैक्शंस को जब आप जोड़ते हो तो कितना आएगा फ्रैक्शंस का सम? फ्रैक्शंस का सम आता है 1। जैसे परसेंटेज जितना भी कंपोनेंट है ना, सभी की परसेंटेज को ऐड करेंगे तो 100 आएगा। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन में सभी के मोल्स को फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। करके देख लेते हैं अपन इसको। जैसे मान लीजिए ए और बी था, इसका मोल फ्रैक्शन इसका मोल फ्रैक्शन जोड़ा मैंने, ठीक है, तो क्या आया? मोल फ्रैक्शन को अपन रिप्रेजेंट करेंगे एक ग्रीक लेटर से जो एक्स जैसा दिखता है ना, इसको बोलते हैं काय। काय ए मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना, और काय बी इज द मोल फ्रैक्शन के आई आई कहते हैं इसका। काय बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अगर एक का मोल फ्रैक्शन देख लो, आप करके देख लो, इसको और इसको जोड़ोगे तो डिनोमिनेटर में एलसीएम तो कॉमन आ जाएगा Na प्लस Nb, और ऊपर एक जगह Na और Nb ऐड करोगे तो ऊपर भी Na प्लस Nb आ गया, नीचे भी Na प्लस Nb आ गया, है ना, तो क्या होगा? Yes sir. आपका मोल सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस कितना आ गया? 1 आ जाएगा। 1. ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस हमेशा 1 होगा, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, एक का निकाल लो दूसरे का हटा दो, 1 माइनस कर दो तो दूसरे का आ जाएगा। अगर 3 कंपोनेंट है ना, तब मोल फ्रैक्शन ए बी सी 3 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तीनों को ऐड करोगे तब 1 होगा। समझ आया? ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन है, मोल अपन निकाल ही सकते हैं मास बाय मोलर मास से कंपोनेंट का। अगर मोल परसेंटेज कोई बोलता है तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज बन जाए। समझ आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर 3 कंपोनेंट है 4 कंपोनेंट है तो सभी के मोल फ्रैक्शन जोड़ने पे बनाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन ऐसा होता है ना, जैसे अपन एक पिज्जा लिया, ठीक है, और सपोज किसी ने ले लिया हाफ, ठीक है, किसी ने ले लिया 1/4, ठीक है, थर्ड पर्सन ने भी ले लिया 1/4, तो सभी के मोल फ्रैक्शन जोड़ो, आप सभी के मोल फ्रैक्शन ऐड करो, ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस हाफ, क्या होगा? 1 आएगा। समझे कि नहीं समझे? इज इट क्लियर? तो आगे अपन Yes क्वेश्चन sir. करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल हो जाएगा। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस 1 होगा, मास परसेंटेज और मोल परसेंटेज में अपन को अगर परसेंटेज दिया तो मैं टोटल 100 मान लेता हूँ, जरूरी नहीं कि 100 होगा टोटल, लेकिन मान लेता हूँ 100, उससे मेरे को क्या कैलकुलेशन इजी हो जाता है कि 100 में से इतना इसका इतना इसका, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन दिया तो मैं टोटल मोल 1 मान लेता हूँ और फिर फ्रैक्शन के हिसाब से, ठीक है। जैसे अगर कोई मेरे को बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इज 0.4, है ना, तो मीथेन के मैं टोटल मोल 1 मान लूंगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 0.4, है ना। मीथेन का जो मोल फ्रैक्शन है 0.4 है, दूसरा जो कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1 माइनस 0.4 कितना होगा? 0.6 रहेगा। समझ में आया? क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्वेश्चन करेंगे अपन। अब इसमें मोल फ्रैक्शन की जगह दे रखा है मोल परसेंटेज, मोल परसेंटेज of CO2 and water H2O in a mixture is 40% and
60%, ठीक है। मोल परसेंटेज CO2 और H2 का 40% और 60% है, तो इनका मास परसेंटेज बताइए। फाइंड देयर मास परसेंटेज, ठीक है। कैलकुलेटर भी ले सकते हो, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। देखो CO2 का मोलर मास है 44 और H2 का मोलर मास है 18। मोलर मास बता रहा हूँ मैं, of CO2 is equal to 44 मोलर मास वाटर का जो है ये है 18। ये तो पता ही है आपको, कई बार आप बता चुके हो, है ना। ये 44 ग्राम का। ऑप्शंस में आपको दे देता हूँ 24.1, 47.2, 61.9, 78.5। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा अंशिका? क्वेश्चन सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ देखो, मोल का परसेंटेज दे रखा है ना। परसेंटेज अगर दे रखा है तो मेरे को परसेंटेज देता है, मतलब 100, मैं मान लेता हूँ 100 मोल में से 40 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के, 40, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोल परसेंटेज दिया है अपन को। और 60 मोल्स किसके हैं? वाटर। परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, ठीक है। तो मोल परसेंट दिया है, मोल परसेंट ऑफ CO2 कितना है? 40%। मोल परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है? 60%, ठीक है। तो लेट द टोटल मोल बी 100। अगर ये 100 है, टोटल मोल 100 है, तो परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 ही तो होता है। तो CO2 के कितने मोल हो गए? 40 मोल हो गए, है ना। और वाटर के कितने मोल हो गए? 60 मोल हो गए। समझ आया कि नहीं आया? 40 मोल और 60 मोल हो गए दोनों। तो परसेंटेज दे दिया, जिससे मैंने दोनों के मोल भी निकाल लिए, वो अज्यूम करके कि टोटल 100 है। अब मास परसेंटेज बताना है इससे। अब मोल फ्रैक्शन कितना होगा? मोल फ्रैक्शन CO2 का कितना है ये बताओ, समझ आ रहा है? मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? 0.4। और वाटर का कितना होगा? 0.6। समझे कि नहीं समझे? तो मास परसेंटेज बताना है। मास परसेंटेज ऑफ CO2 कितना होगा? तो मास ऑफ CO2 निकालो, डिवाइडेड बाय टोटल मास निकालो, इनटू 100 कर दो, तो वो अपना आ गया मास परसेंटेज ऑफ CO2। समझ में आ रहा है? यस सर। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन तो वही है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज बन जाता है, 100 से डिवाइड कर देते हैं तो परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज जाता है। तो मोल फ्रैक्शन तो निकालने की, वैसे अगर चाहते हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, 40/40 प्लस 60, है ना। तो कितना आ रहा है? 0.4 मोल फ्रैक्शन। अगर पूछता है कोई तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा, परसेंटेज 40% है तो मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंटेज 40 है तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.4। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से मेरे को, क्या आ रहा है आपका ABCD ऑप्शन में से? सर मैंने मास तो फाइंड आउट कर लिया है। हाँ, CO2 का मास कितना आया? 1760 ग्राम। हाँ, 40 × 44 किया होगा, यस सर। है ना। डिवाइडेड बाय 40, टोटल मास कर दो। 40 मोल CO2 के हैं तो मास कितना हो? 40 × 44, 40 × 44 इसका
मास क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास है ना, प्लस वाटर का मास कितना होगा 60 इंटू 18, 60 मोल वाटर के हैं, मोलर मास कितना 18 इंटू 100। समझ आया कि नहीं आया, ये आंसर होगा। यस सर। ठीक है, तो शुरू में कैंसिल आउट कर सकते हो, या मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ रहा है आपका, कितना बताया था आपने, सर मैं ये 1। पूरा कैलकुलेट कर देती हूँ। ठीक है ठीक है, ओके, वेरी गुड। कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा अपन को, वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी आ रही हैं तो इजीली आप कर सकते हो। कितना आंसर आएगा रफली बता सकते हो आप, 4 ऑप्शन है अपने पास। सर ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ, इसको थोड़ा पहले तो कैंसिल आउट कर दो, जीरो को है ना, सर मेरा 2880 आ रहा है। जब मास परसेंटेज, यस सर। नहीं नहीं ये तो ज्यादा है ना, ये देखो इसको कैंसिल आउट करो, 4 को काट दो अपन, है ना, 4 को यहाँ काटा, 4 3 2 तो इधर गया, और 2 इधर से, 2 9 है, है ना, तो अपन इसको करके देखेंगे तो ये बचा 44/44 प्लस 27, है ना, समझ आ रहा है, तो ये हुआ 44/71। समझ आया कि नहीं आया, तो करीब इतना आएगा, तो ये करीब आएगा 60% के करीब आ रहा है, करीब करीब, है ना, तो एक्चुअल में इसका आंसर है 61.9%, लेकिन करीब वो अपन रफ आइडिया लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं राउंड ऑफ कर दूंगा कि 44 जो है इसको मैं 45 ले लूँ और इसको 70 ले लूँ, है ना, तो 45 कितना हुआ, 5 9 जा 45 है ना, 5 1 जा 5, 70 कर दिया नीचे डिनोमिनेटर में ना, थोड़ा सा आंसर अलग आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं आने वाला, राउंड ऑफ करके, है ना, 70 कर दिया तो 5 1 जा 5, और 14 5 जा 70 होता है, तो 9/14 इंटू 100%, इस तरह से कर सकते हैं। समझ आ रहा है, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट करके आंसर आ सकता है, 2 7 जा 14 250, तो 450 ना, डिवाइडेड बाय 7, ये कितना है, 7 6 जा 42, 20 बचा, 30 बचा, तो करीब 60, ये बचा 450/7, तो 7 6 जा 42, 30 बचेगा, तो 7 4 जा 64% के करीब आ रहा है ये, है ना अपना, तो 64% अपन ने थोड़ा अज्यूम कर लिया था, इसको डिनोमिनेटर को छोटा मान लिया था, तो अपना बड़ा आंसर 70 मान के किया था, तो थोड़ा सा बड़ा आंसर आ रहा है, एक्चुअल आंसर 62 के करीब। समझ आ गया, 61.9, इस तरह से कर सकते हैं। तो यस मोल सर। फ्रैक्शन का सम 1 होगा। जैसे अगर आपको कोई बोलता है इक्वल मासेस ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन आर टेकन, ठीक है, फाइंड देयर मोल, इनके मोल फ्रैक्शन बताओ।
अगर इक्वल मासेस ले रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन बताओ। तो इक्वल मासेस कितने भी ले लो, मोल फ्रैक्शन तो वही रहेगा। Sir, so it will be 1. मोल फ्रैक्शन जो है, अगर दो कंपोनेंट है ना तो कभी 1 नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन नोट कर लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ प्योर कंपोनेंट, सिंगल कंपोनेंट, अगर एक ही चीज है, कोई मिक्सचर नहीं है, प्योर सिंगल कंपोनेंट अगर होता है, केवल एक ही कंपोनेंट होता है, तो क्या होगा? जैसे मान लो सिर्फ ए है, तो ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल किसके हैं? सिर्फ ए के हैं, तब 1 होगा। केवल अगर एक ही कंपोनेंट। अपने पास तो दो कंपोनेंट है बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम। तो दो कंपोनेंट है तो जाहिर सी बात है इन दोनों का सम का, मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होगा, ठीक है। लेकिन किसी एक का मोल फ्रैक्शन कभी 1 नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन 1 का मतलब वो प्योर सब्सटेंस, और कोई चीज अगर है ही नहीं तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0 होगा। समझ में आया? Yes, sir. तो मास कितना ले, जितना भी लो दोनों का बराबर बराबर ले, 1 ग्राम भी ले सकते हो, 100 ग्राम भी ले सकते हो, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं, और फिर वो जितना भी मास लोगे ना उनके मोल निकाल लेना उसी हिसाब से, लेकिन मास बराबर लेना दोनों का, है ना, और दोनों का मोल निकाल लेना, और मोल निकाल के मोल फ्रैक्शन तो आ ही जाएगा। Yes, sir. तो अप्रोच मेरे को लग रहा है समझ में आ गई है आपको, ठीक है। यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो सर पहले मैं फिर इन दोनों का मोलर मास निकालूं। मोलर मोलर मास मास तो हमें पता होगा, हमें मोल हाँ निकालना है। हाँ, मोल, क्योंकि Yes, sir. मोल फ्रैक्शन तो मोल बिना आ नहीं सकता। अब देखो मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूँ आपको। देखो मास 1 ग्राम भी मान सकते हैं, ठीक है। सर आप क्या बोल रहे हो? मास दोनों का 1 ग्राम भी मान सकते थे, बराबर लेना है आपको, ओके ठीक है। सर। लेकिन मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ईज के लिए मैं इस 4 ग्राम और 4 ग्राम लेता हूँ। 4 ग्राम ओके सर। हीलियम और 4 ग्राम वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। उसका कारण ये है बेटा, क्योंकि हीलियम का जो मास होता है, मोलर मास, वो होता है 4 ग्राम पर मोल, और हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 ग्राम पर मोल। हीलियम का होता है 4 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इससे मैं मोल निकाल लूंगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम निकाल लिया, कितने मोल आए? मास अपॉन मोलर मास। सर 1 1। हाँ, हीलियम का तो मोल आया 1। हाइड्रोजन के मोल कितने आए? मास अपॉन मोलर मास। मास तो 4 ग्राम है, मोलर मास, एक मोल का जो मास होता है 2 ग्राम पर मोल है, 2 ग्राम पर मोल, तो ये आया 2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अब तो मोल फ्रैक्शन निकाल ही सकते हो आप आराम से बेटा। मोल फ्रैक्शन हीलियम का कितना आया? सो ओके सर, तो मुझे दोनों का निकालना है। हाँ वो तो बहुत इजी है, एकदम से डायरेक्टली आ जाएगा। हीलियम के मोल अपॉन टोटल मोल, है ना। हीलियम का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 2 मोल है, तो कितना आया? 1/3। अगर हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन पूछते हैं तो या सर तो 1, 2/3। है ना, 1 माइनस 1/3 कर दो, या वापस से ऐसे फ्रेश वे में निकाल लो आप मोल डाल के। कितना आएगा हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन? सर 2/3। 2/3 है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर।
तो इस तरह से अगर मास दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, तो 100 मान लेना मास को, है ना, टोटल मास को 100 मान लेना। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ। यस सर। तो या फिर अगर मास दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, तो उससे निकाल सकते हैं। जैसे 16 ग्राम ऑफ हीलियम and 8 grams of hydrogen is there. मोल फ्रैक्शन बताओ इनका, हीलियम का और हाइड्रोजन का। मोल निकाल लो पहले, फिर मोल फ्रैक्शन ओके निकाल। सर। हीलियम के मोल कितने आएंगे? सर 4। 4 आएंगे, है ना। हाँ, हाइड्रोजन के मोल कितने आएंगे? सर 4। वो भी 4 आएंगे, डिवाइड बाय 2 कर। दोनों का मोल फ्रैक्शन मतलब आधे आधे, दोनों के बराबर बराबर मोल है, तो आधा फ्रैक्शन इसका, इसका भी मोल फ्रैक्शन आधा। 4/4 + 4, 4/8 हाफ, तो उसका भी हाफ हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, फिर अगला जो अपना कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है ये पार्ट्स पर मिलियन? जिसको अपन कहते हैं पीपीएम, शॉर्ट में पीपीएम कहा जाता है। क्या होता है इसका मतलब और क्यों काम में लिया जाता है? पर्पस क्या है? अपने पास जब पहले से ही मास परसेंटेज मौजूद है, तो व्हाई वी वांट पीपीएम? सर मे बी इसमें हम ह्यूज नंबर से डील करें, इसमें थोड़े कम। ह्यूज नंबर से डील करते हैं। एक्चुअली अपन को ह्यूज सैंपल लेना पड़ता है। मिलियन जैसा कि नाम आ रहा है, मिलियन मतलब होता है 10 लाख, है ना। इंडिया में तो 10 लाख मिलियन होता है ना। तो यस ह्यूज सर। नंबर से डील कर रहे हैं, दैट इज करेक्ट। क्या होता है बेटा कि जब किसी चीज का परसेंटेज बहुत कम है, इतना कम है कि परसेंटेज में तो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे आप। ठीक है, जैसे अपने पानी आता है, वाटर सप्लाई आता है ना, टैप वाटर आता है गवर्नमेंट का, तो उसमें कुछ हो सकता है कि इम्प्योरिटीज डिजॉल्व हो, है ना। लेकिन क्या होता है, वो जो वाटर सप्लाई आता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो पूरा फिल्टर होके आता है ना, उसमें काफी सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, तो इम्प्योरिटीज कम ही होती हैं, ऐसे बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज तो नहीं होती। तो वो इम्प्योरिटीज कम होती हैं, तो कम, अगर परसेंटेज में से बात करोगे तो परसेंटेज में तो इतनी कम होंगी कि उसकी वैल्यू तुम्हें नेग्लिजिबल वैल्यू आए। परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 पार्ट्स बाय मास, जैसे 100 ग्राम में कितनी इम्प्योरिटी है, तो हो सकता है बहुत ही कम हो, इतनी कम हो कि नेग्लिजिबल या अनडिटेक्टेबल हो। तो अपन क्या करते हैं कि उसका 100 ग्राम के बदले 100 पार्ट्स की जगह मिलियन पार्ट्स लेते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि ज्यादा अगर, ठीक है, थोड़े से क्वांटिटी में तो इम्प्योरिटी बहुत कम है, दिख पा हो सकता है मालूम ही ना पड़े। ज्यादा लोगे तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी ज्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपने पूरा वाटर भी ज्यादा ले लिया, तो उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा, है ना। तो ppm is generally used to express the concentration of those substances which are present in very less amount। बहुत लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट है उसके लिए ppm काम में आता है। ठीक है, जो थोड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट में चीजें प्रेजेंट होती हैं उसके लिए तो अपन परसेंटेज काम में ले लेते हैं, दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और जो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी में होता है, बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए अपन को पूरा सैंपल का मास ज्यादा लेना पड़ता है, मिलियन टाइम्स, है ना, तो उसके लिए पीपीएम काम में लेते हैं। ठीक है, तो पीपीएम का एक तो डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। जैसे मास परसेंटेज की डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, मास परसेंटेज किसी नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ अ कंपोनेंट इन पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द टोटल सॉल्यूशन।
इसी तरह से ppm की डेफिनेशन है नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, तो ppm ऑफ, जैसे ए अगर पूछते हैं तो मास ऑफ ए का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, अच्छा यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना बेटा कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर मास ऑफ एक ग्राम में ले रहे हो तो टोटल मास भी ग्राम में लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मिलियन पार्ट्स में से निकालना है अपन को, तो इनटू 10⁶ 1 मिलियन, 1 मिलियन ग्राम्स में एक के कितने ग्राम्स है। समझ आया? इज इट क्लियर? और ये कहलाता यस है सर। ppm बाय मास। जैसे आप कहाँ पे हो अभी, कौन से सिटी में हो बताओ? सर मैं हम्म, सर गुड़गांव। गुड़गांव में हो, है ना। तो अपने बड़े सिटीज में क्या होता है, पोल्यूशन होता है। यस सर। ठीक है, तो अपनी वेदर रिपोर्ट आती है, वेदर रिपोर्ट में पोल्यूशन रिपोर्ट भी होती है ना। तो यस सर। सल्फर बर्न होने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जो एसिड रेन करती है, आपने पढ़ा होगा आपकी जूनियर क्लासेस में। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का ppm इज 20, ऐसे बोल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 ml, गैस के लिए वॉल्यूम नापते हैं अपन, है ना, तो ये वॉल्यूम के हिसाब से भी ppm हो सकता है। ठीक है, ये तो जैसे ppm बाय मास है, ppm बाय वॉल्यूम ऑफ SO2, तो गैस के लिए अपन मास की जगह वॉल्यूम नापते हैं ना। तो 20 ml मतलब 20 ppm है ना, तो इसका मतलब ये हुआ 20 ml, 20 ml बाय मतलब वॉल्यूम के 20 हिस्से सल्फर डाइऑक्साइड के हैं आउट ऑफ 1 मिलियन हिस्से। 1 मिलियन मतलब कितने, 10⁶ ml एयर में से, ऐसे मतलब निकलता है। समझ आया? तो ये ppm बाय वॉल्यूम है। अगर आपको मास दे रखे हैं तो उससे निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे मास? मास से तो ऊपर निकालोगे। अगर वॉल्यूम दे रखा है आपको तो आप वॉल्यूम से भी निकाल सकते हो। कैसे लिखोगे आप? तो सबसे पहले तो किसी कंपोनेंट का वॉल्यूम लिखोगे, तो वॉल्यूम ऑफ SO2 लिखोगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो हवा का है, एयर का, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि 10 लाख हिस्सों में से पूछा है, ppm की बात चल रही है, इंटू 10⁶। ये कहलाता है ppm बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से ppm। ऊपर कहलाता है ppm बाय मास, मास के हिसाब से ppm। समझ आ रहा है? इसमें कोई डाउट बताओ? इज इट क्लियर बेटा? अंशिका, एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द नो कंसेप्ट? सर। ओके, तो अब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपन आपने साइंस में पढ़ा होगा कि फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या यस होता है, सर। रेन होती है तो रेन से क्या होता है, फर्टिलाइजर फ्लो बह जाता है ना, और फिर वो किसी पॉन्ड में जाके इकट्ठा हो जाता है पानी में, फिर फर्टिलाइजर कंटेंट ज्यादा हो जाता है जिससे उसमें एल्गी ग्रो हो जाती है जो एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होती है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना? यस सर। तो फर्टिलाइजर का जो क्वांटिटी है, जैसे पानी में पॉल्यूटेंट ही एक तरह से पानी में नॉर्मली नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो अपन फील्ड्स में दे रहे हैं बस, है ना। तो वो एक तरह से पॉल्यूटेंट है, उसका जो मतलब कितना अमाउंट है वो ppm में नाप सकते हैं। ठीक है, तो ppm निकालने के लिए अपन ने क्या करा, 400 ग्राम सैंपल लिया ऑफ पॉन्ड वाटर। क्योंकि क्या होता है, फील्ड में फर्टिलाइजर डालते हैं अपन, है ना, नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है ना,
फर्टिलाइजर में नाइट्रेट्स होते हैं ना। तो 400 ग्राम सैंपल ऑफ prawn water has a concentration of 3.5 ppm parts per million of dissolved nitrates. डिजोल्व नाइट्रेट जो कि एक फर्टिलाइजर है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं अपने, और ये पानी में घुल जाते हैं। लेकिन फील्ड में दिया, लेकिन एक बरसात हुई तो फील्ड से पानी निकल के किसी पॉन्ड में जाके एक्यूमुलेट हो गया, तो ये फर्टिलाइजर फील्ड से पहुंच या गया। फिर सर वो ग्राउंड वाटर के साथ भी मिक्स हो सकता है ना? हाँ, ग्राउंड वाटर के साथ भी मिक्स हो जाता है तो अपन को हम करता है। बिल्कुल सही बताया। तो 400 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ पॉन्ड वाटर हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 3.5 ppm ऑफ डिसॉल्व्ड नाइट्रेट्स। ठीक है, तो अब आप जैसे मैं बोलूँ कि देखो मेरे को तो पीपीएम समझ में नहीं आता, किसी ने बोला देखो 400 ग्राम लिया अपन ने पॉन्ड वाटर, अब इसमें नाइट्रेट का पीपीएम 3.5 है। मैं बोलता हूँ कि मेरे को पीपीएम समझ में नहीं आ रहा है ना, मेरे को तो आप इतना बता दो इस 400 ग्राम में कितने ग्राम नाइट्रेट है ना, अपनी ये इच्छा रहेगी ना। तो क्वेश्चन ये है कि पीपीएम तो दे दिया मैंने 3.5 ppm, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मास कितना है। फाइंड द मास ऑफ डिसॉल्व्ड नाइट्रेट्स। देखो अगर मास गिवन होता है, पीपीएम पूछते हैं ना, तो मास यहाँ रखते हैं, टोटल मास यहाँ रखते हैं, ऐसे करके पीपीएम आ जाता है। अभी अपने को क्या दे रखा है, अभी अपन को पीपीएम दे रखा है ना, टोटल मास दे रखा है, किसी एक चीज का मास पूछा। समझ में आया क्वेश्चन? तो डिसॉल्व्ड नाइट्रेट्स का मास कितना होगा, पीपीएम दिया हुआ है, तो जल्दी से कर लोगे आप बिल्कुल। आई होप इजीली कर सकते हो, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। So I hope you can do it very quickly. परसेंटेज भी पूछ सकता था तो, है ना? सर जो सैंपल ऑफ पॉन्ड वाटर है वो टोटल मास है ना? हाँ वो तो टोटल मास 400। होगा। हाँ ओके सर। टोटल मास ही होगा, क्योंकि उसमें उसमें नाइट्रेट भी होगा, उसमें पानी भी है, तो दैट इज मास ऑफ नाइट्रेट अननोन है, वो पूछा है अपन को, पीपीएम नोन है लेकिन मास ऑफ नाइट्रेट इज अननोन। सर इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है क्या? हाँ देखो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, उससे इजी रहेगा। 3.5 ppm है, ये तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। यस सर। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, मिलीग्राम कितना होता है ये बताओ मेरे को। मिलीग्राम होता है 10⁻³ ग्राम। तो नाइट्रेट कितना है, ऑप्शन ए तो है 14 मिलीग्राम, या ऑप्शन बी है 1.4 ग्राम,
है ना, इस 400 ग्राम पॉन्ड वाटर में कितना नाइट्रेट है? ये है 1.4 मिलीग्राम, या ऑप्शन डी है अपने पास 14 ग्राम। तो अब आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना आंसर आना चाहिए। हुआ? सब बस होने वाला है। कितना आ रहा है? सब 14 mg। 14 mg। ऑप्शन ए, कहीं पॉइंट की मिस्टेक है, बस वापस से क्रॉस चेक करो जल्दी से। 3.5 है यहाँ पर। यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। mg में ही है। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन सी? जल्दी से पॉइंट चेक करो, डेसिमल का सर मिस्टेक। अपने सर आई थिंक सर शायद से सी है। हाँ, सी ऑप्शन है, वेरी गुड बेटा। देखो 3.5 तो नाइट्रेट का पीपीएम है। नाइट्रेट का मास कितना है अपना? नाइट्रेट का मास तो पूछा है सवाल में, एक्स मान लो। मास ऑफ नाइट्रेट एक्स मान लिया, मेरे को मालूम नहीं टोटल मास कितना है। 400 ग्राम है पॉन्ड वाटर का, है ना, इंटू 10⁻6, है ना। इसमें क्या है, ध्यान रखना डेसिमल के और ये पावर्स के। तो x कितना हुआ? 3.5। अच्छा, यहाँ 2 जीरो है ना, तो मैं 2 जीरो यहाँ से काट के इसको 4 कर देता हूँ, है ना, क्योंकि 100 है नीचे और ऊपर 10⁻6 है, तो 10⁻4 रह गया। तो ये आ गया 10⁻4। तो यहाँ लिखा मैंने, ठीक है। 4 तो इधर ले आता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऐसे, इधर लिख देता हूँ वापस से, इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है। 3.5 इंटू 2 होता है 7, और 7 इंटू 2 होता है 14, मतलब ये हो गया, इसकी वैल्यू आई 14। x इज इक्वल टू, ये तो प्रोडक्ट आया 14 इंटू 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 को मैं ऐसे लिखता हूँ, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम। फिर 10⁻³ ग्राम को मैं मिलीग्राम लिख देता हूँ, mg। mg क्या होता है? 10⁻³ ग्राम या 1 ग्राम, 1/1000 ग्राम। तो इसको तो मैं बदल देता हूँ, इसको तो एक साथ लिख देता हूँ mg, है ना। और ये एक अलग रह गया 10⁻⁻1, तो उसको 14 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1.4। तो आंसर आया मेरा 1.4 mg। समझ आया कि नहीं आया आपके? इज इट क्लियर? तो आपने शायद कहीं पॉइंट का थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया होगा,
बाकी तो आई होप सही था बिल्कुल, समझ गए, क्लियर है बिल्कुल अंशिका बेटा? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से अपन को करना है। पीपीएम, अगर पीपीएम दे रखा है तो मास पूछ लेते हैं, मास दे रखा है तो पीपीएम पूछ लेते हैं। तो अगर मास दे रखा है या वॉल्यूम, पीपीएम मास के हिसाब से भी होता है, वॉल्यूम के हिसाब से भी होता है। तो वॉल्यूम में तो आप उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम रखते हैं, इंटू 10⁶ करते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? फिर अगला जो यस सर। कंसंट्रेशन टर्म है वो है अपना मोलैरिटी। सुना है मोलैरिटी? बताओ, हैव यू हर्ड यस ऑफ सर। मोलैरिटी? तो मोलैरिटी है अगला अपना कंसंट्रेशन टर्म। तो मोलैरिटी क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। सबसे पहली बात तो, ठीक है, किसी सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व्ड है पर लीटर ऑफ टोटल पर लीटर सॉल्यूशन में, वो उसका मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी अगर मैं फॉर्मूले से एक्सप्रेस करूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर, मतलब वॉल्यूम लीटर में लेना है। वॉल्यूम किसका? पूरे सॉल्यूशन। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिख रहा हूं, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूट is the number of moles of solute dissolved in 1 liter of total solution। मोलैरिटी किसी सॉल्यूट का क्या है, उसके कितने मोल डिसॉल्व्ड है 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो उसका मोलैरिटी। इसका यूनिट क्या होगा बेटा बताओ? देखो अभी तक अपन ने मास परसेंटेज जो किया था ना, वो यूनिट लेस है, उसकी कोई यूनिट नहीं है। अपन ने मोल फ्रैक्शन किया, वॉल्यूम परसेंटेज किया, उन दोनों की भी कोई यूनिट नहीं। उसका कारण ये था बेटा कि अपन ने मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, मास परसेंटेज निकालते थे। तो मास का यूनिट क्या था? ग्राम। टोटल मास का यूनिट क्या था? ग्राम। वैसे यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से अपने नंबर्स कैंसिल होते हैं, उसी तरह से अपने यूनिट्स भी कैंसिल होते हैं। तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में क्या था? मोल अपॉन टोटल मोल, तो मोल मोल कैंसिल होता है। आर यूनिटलेस क्वांटिटीज। हाँ, एक जो स्ट्रेंथ किया था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो उसकी यूनिट है ग्राम पर एमएल, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगला जिसकी यूनिट है वो है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की क्या यूनिट होगी? जैसे न्यूमरेटर में तो अपने पास मोल्स है, तो मोल की, मोल तो खुद एक यूनिट है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट में से। तो मोल न्यूमरेटर की यूनिट है, और डिनोमिनेटर की यूनिट क्या है? लीटर। लीटर किसके गिन रहे हो आप? सॉल्यूशन के, पूरे सॉल्यूशन के लीटर, है ना। तो लीटर जब ऊपर आएंगे तो क्या बन जाएगा? मोल पर लीटर। तो ये इसकी यूनिट हो गई। समझ आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? यूनिट ऑफ मोलैरिटी। यस सर।
दूसरा एक ड्रॉबैक है इसका मोलैरिटी का, एक वीकनेस है, ठीक है। एक तो न्यूमरेटर में तो मोल है जो मास पे निर्भर करते हैं, डिनोमिनेटर में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ कम और ज्यादा होता रहता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है, फैल जाता है सब जो लिक्विड है। और उसी लिक्विड को अगर अपन फ्रिज में रखते हैं, वो कूल हो जाए, या फ्रीजर में रखते हैं ना, तो वॉल्यूम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो, ठंडा होगा, ठीक है। तो मोलैरिटी का हालांकि बहुत ज्यादा तो चेंज नहीं होता है एकदम से, मोलैरिटी का एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक मतलब इसका वीकनेस, है ना। क्या वीकनेस है इसका, इसका डिसएडवांटेज क्या है मोलैरिटी का, इसका डिसएडवांटेज है कि इट चेंजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ बदलता है ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम ज्यादा होने के कारण उसी सब्सटेंस का मोलैरिटी कम ज्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे मोलैरिटी है m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो अगर टेम्परेचर राइज होगा, गर्मी ज्यादा हो जाएगी, है ना। जैसे अभी गर्म, कई बार सनी डेज होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर राइजेस, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीजेस। अच्छा, मोल तो उतने ही रहेंगे, अब जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा मोल ज्यादा, मतलब मोल उतना ही है, न्यूमरेटर तो उतना ही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, मोलैरिटी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से Polarity decreases. मोलैरिटी डिक्रीजेस। वेरी गुड, मोलैरिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर टेम्परेचर फॉल होगा तो वॉल्यूम जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, तो मोलैरिटी बढ़ जाए। समझ में आ गया। तो ये इसका एक तरह से कमी है कि एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमेशा फिक्स नहीं रह सकती। अब अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई मेरे को बोलता है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। HCl होता है ना, HCl अपन घर में भी सफाई में काम में लेते हैं ना, ठीक है। कई जगह कोई दाग लग जाता है तो उसको एसिड से मिटाने के लिए काम में लेते हैं कई बार, है ना। फ्लोर क्लीनर, टाइल क्लीनर के तौर पे काम में आता है टाइल्स में। एक अजीब सी स्मेल होती है HCl की, अगर आपने देखा हो, येलो कलर का सोल्यूशन होता है। तो 1 मोलर HCl का क्या मतलब, इसका सीधा सा मतलब है, लेमन लैंग्वेज में है। कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो मोलैरिटी नहीं, मेरे को तो सिंपल भाषा में समझाओ, सिंपल लैंग्वेज में समझाओ कि व्हाट इज 1 मोलर HCl। 1 मोलर HCl का मतलब 1 मोल HCl 1 लीटर सोल्यूशन। तो अगर आप एक ऐसे बॉटल में आता है, जैसे मिनरल वाटर की बॉटल होती है ना, वैसी की वैसी प्लास्टिक की बोतल में HCl आता है, तो ये 1 लीटर है ना। इसमें 1 मोल HCl होगा। अगर 1 मोल HCl 1 लीटर में है तो इसकी मोलैरिटी 1 मोल पर लीटर, मतलब कितने ग्राम है HCl 1 मोल। इसका मोलर मास निकालो, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, तो इसका मतलब है 36.5 ग्राम HCl 1 लीटर में मौजूद है। समझ आया। कोई बोले कि 1 लीटर का पेटेंटेड वैल्यू है क्या, 2 लीटर नहीं हो सकता, हो सकता है ना। अगर
लेकिन ऐसा नहीं, जैसे 1 मोल HCl है तो 1 लीटर सॉल्यूशन है ना। अगर आप 2 लीटर ले रहे हो तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हो, आपने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो HCl के भी 2 मोल लेने पड़ेंगे, क्योंकि कैंसिल आउट होने के बाद वापस से 1 मोलर ही आएगा। तो टोटल वॉल्यूम तो कितना भी हो सकता है, जितना आप वॉल्यूम लोगे उतने आप मोल्स भी लोगे, है ना। मोल अपॉन वॉल्यूम का रेशियो सेम आएगा, वो उसकी मोलैरिटी होती है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। इसी तरह से जैसे अपन एक क्वेश्चन करें, मोलैरिटी का पूछता हूँ कि 4 ग्राम NaOH NaOH बेस होता है, ठीक है। अगर अपन ने डिसॉल्व किया है 500 ml सोल्यूशन, तो इसकी मोलैरिटी बताओ। समझ में आ गया? फाइंड इट्स मोलैरिटी। If 4 gram of NaOH is dissolved in 500 ml of solution, 500 ml सॉल्यूशन मतलब आधा लीटर है। तो पहले तो अपने पास NaOH के मोल है, NaOH का मोलर मास कितना होता है ये बताओ मेरे को। ठीक है, तो ये NaOH का मोलर मास ऐड कर लो आप, 23 + 16 + 1 कितना हुआ? 40 ग्राम पर मोल। मोलर मास क्यों चाहिए? क्योंकि अपन को NaOH के मोल नहीं दे रखे, अपन को मास दे रखा। मास को बदलना पड़ेगा मोल में, है ना। मास को मोल में बदलना पड़ेगा, फिर मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स विल गिव अस मोलैरिटी। तो कितना मोलैरिटी होगा बताओ बेटा इसका। हाउ मच मोलैरिटी विल बी देयर? समझ में आ गया क्वेश्चन अंशिका? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आवाज आ रही है? Yes, sir. मोलैरिटी कितना होगा इस सॉल्यूशन? So 40 upon 500. 40 नहीं, मोल निकालो बेटा, पहले पहले मोल निकालो। So ये 40 ग्राम्स हमारा मोलर मास है ना? हाँ, ये तो मोलर मास है। मास अपन ने 4 ग्राम ही लिया है, देखो ये रहा। तो पहले इसके मोल निकालो, और मोल निकालने के बाद पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आ जाएगी मोलैरिटी। समझ गए? Yes, sir. Sir 0.0002.
और मोल मोल कितने आ रहे हैं अपने पास? Some mole 0.1. हाँ 0.1 मोल आ रहे हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। और मोलैरिटी कितनी Yes आ sir. रही है? 0.1 मोल कितने लीटर में मौजूद है? इसको लीटर बनाना पड़ेगा। तो ये ml को लीटर कैसे बनाते हैं अपन? 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर वॉल्यूम ml में है तो 1000 से डिवाइड करके लीटर बनेगा। तो वैसे अगर ठीक है, अगर वैसे ये तो बहुत सिंपल वैल्यू है तो अपन डायरेक्टली देख सकते हैं कि 500 ml है तो आधा लीटर होता है, 1000 ml पे 1 लीटर होता है ना। तो यहाँ पे लेकिन ठीक है, मैं लिख देता हूँ 0.1 मोल तो NaOH के लिए आपने, और 500 ml सॉल्यूशन है जिसको लीटर बनाने के लिए आपने 1000 से डिवाइड करा। 1000 ml होते हैं पर लीटर में, तो डिवाइड किया तो ml से ml कट गया, लीटर बन जाएगा। 500 इंटू ये दो दो ऊपर चला जाएगा सॉमरसॉल्ट करके, है ना। तो ये आया 0.2 मोलर। समझ में आया बेटा? 0.2 मोलर NaOH solution. Is it clear? अंशिका कोई डाउट इसमें बेटा? No sir. हाँ, समझ में आया कि कोई कहाँ गलती हुई थी? आधा Yes तो sir. करेक्ट, आधा आधा तो करेक्ट लीटर्स कर में लिया था। कन्वर्ट नहीं किया था। हाँ लीटर्स में कन्वर्ट नहीं किया था, है ना। अब एक मैं सवाल आपसे पूछता हूँ जो अपन को आगे की तरफ लेके जाएगा इसमें कंसेप्ट में। वो ये है कि बेटा अगर आप 0.1 मोलर सॉल्यूशन दे दिया है मैंने ना, अगर इसमें डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन बाय एडिंग वाटर, वाटर डाल के अगर डाइल्यूशन करोगे, पानी मिला रहे हो आप इसमें, तो मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? आपका 500 ml सॉल्यूशन मैंने आपको बीकर में दे दिया, अब आप इसमें पानी और डाल दें। पानी डालने का मतलब डाइल्यूट करना होता है, तो अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो मोलैरिटी पे क्या असर होगा? बताओ। फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं अपन। जैसा कि आप देख रहे हो फॉर्मूले में मोल ऑफ NaOH तो उतने ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप NaOH के मोल नहीं जोड़ रहे हो, आप तो पानी मिला रहे हो, है ना। तो पानी मिलाने से क्या बदलेगा? ऊपर के मोल तो उतने के उतने ही रहने वाले हैं, नीचे का वॉल्यूम जरूर बदल जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, डाइल्यूशन कर रहे हो। तो वही उतने ही मोल जो पहले 500 ml में थे या हाफ लीटर में थे, अब ज्यादा वॉल्यूम में रहेंगे, मोल NaOH के उतने ही रहेंगे, क्योंकि we have not added or removed NaOH, we have just added water. समझ आया? तो डाइल्यूशन कैसे करते हैं आप? बाय एडिंग वाटर, सॉल्वेंट मिलाकर, जनरल बोले तो सॉल्वेंट मिला के आप डाइल्यूशन करते हो। तो उस डाइल्यूशन से मोलैरिटी क्या होगी? डिनोमिनेटर बढ़ेगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो मोलैरिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। मोलैरिटी डिक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. ठीक है। अब आपने क्या करा, मान लीजिए केस 2 कि आपका 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, इसको आपने सन में रख दिया। आजकल कितनी गर्मी है, अभी तो थोड़ा बरसात हुई है शायद, है ना, दिल्ली में तो बरसात हुई है। सर गुड़गांव में तो बिल्कुल नहीं हो रही है।
हाँ यहाँ पे भी ऐसे ही है, ठीक है, राजस्थान में भी थोड़ा सा कमी बरसात है, तो इससे क्या होगा कि वाटर जो है वेपर बन के निकल जाता है ना, देखते हैं वाटर ही वेपराइज होता है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे सी के अंदर क्या होता है, सी के अंदर पानी इवेपोरेट होता है, नमक तो ना इवेपोरेट होता है, तो सन में रखने से वाटर जो है इज रिमूव बाय इवेपोरेशन। समझ आया कि नहीं आया? अगर वाटर इवेपोरेशन से हट गया है तो मोलैरिटी पे क्या असर पड़ेगा बेटा, बताओ। Sir, then there will be no change. नहीं, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर So वापस we can say that like the temperature increases हाँ and then the volume will also increase and the molarity will also decrease then. नो नो, आई एम नॉट सेइंग विद रिस्पेक्ट टू कूलिंग और हीटिंग, मैं तो जस्ट कह रहा हूँ कि यू केप्ट दिस सॉल्यूशन इज इन ओपन एंड इन सन, एज अ रिजल्ट सम ऑफ द वाटर इज रिमूव्ड बाय इवेपोरेशन। सॉल्वेंट हटा दिया, सॉल्वेंट हटा दिया, NaOH के मोल तो उतने ही है, कितने मोल है NaOH के? 0.1 मोल, जो यहाँ कैलकुलेट किए। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ये क्या होगा, कम हो जाएगा। पानी का वॉल्यूम कम हो गया ना, क्यों? क्योंकि वेपर बन गया। वो तो अलग केस था, वो तो केस था कि अगर उस पानी को अपन नहीं हटा रहे थे, सॉल्वेंट को ऐड और रिमूव नहीं कर रहे थे, अपन सिर्फ एक काम कर रहे थे, अपन उसको फ्रिज में रख रहे थे या ही गर्म कर रहे थे, बस पानी नहीं हट रहा था, ऐसा अज्यूम किया अपन ने क्लोज कंटेनर में। अभी अपन दूसरी चीज कर रहे हैं, अभी अपन ने क्या करा है, तो पानी मिला दिया और एक्स्ट्रा, ठीक है, या अपन ने वाटर हटा दिया। तो वाटर हटा दिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो Decrease and जाएगा। molarity will increase. हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया एक तरह से, है ना, जैसे शुगर सॉल्यूशन आपने बनाया, उसको धूप में रख दिया 2-3 दिन, पानी तो उसका इवेपोरेट होता रहेगा, जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना। तो सही बोला आपने बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा और मोलैरिटी विल इंक्रीज। तो ये जो दोनों बदलाव अपन ने किए हैं, इसमें पानी या तो मिला दिया, है ना, एक्स्ट्रा, या पानी हटा दिया, से सॉल्वेंट को ऐड किया या रिमूव किया, सॉल्वेंट को अपन ने ऐड और रिमूव किया। इन दोनों बदलावों में एक चीज तो फिक्स है जो नहीं बदली है, वो क्या है बेटा, बताओ। एक चीज So फिक्स the है, moles, हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NaOH के मोल्स कांस्टेंट है ना। तो अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन किया जाए या डाइल्यूशन किया जाए, है ना, ऑफ अ सॉल्यूशन बाय रिमूविंग or adding solvent only, केवल सॉल्वेंट को ऐड या हटा के, है ना, सॉल्वेंट को से को ऐड या रिमूव करके कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट किया आपने, है ना, तो मोल्स, जैसा कि आपने बताया, ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन कांस्टेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो फिक्स रहेंगे, है ना, फिक्स रहेंगे। तो इस दौरान मोलैरिटी कैसे बदलेगी, उसका फॉर्मूला क्या है? देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला अपन ने देखा था, वो है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, है ना, ये देखा था।
तो मोल जो है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में, ये होता है। तो पहले जो मोल थे और बाद में जो मोल है वो तो फिक्स रहे, क्योंकि आपने सिर्फ पानी ऐड किया या पानी रिमूव किया, इसलिए, है ना। तो यहाँ पर मोल फिक्स रहे, तो इनिशियल मोल इज इक्वल टू फाइनल मोल। मोल को अपन ने क्या लिखा, मोलैरिटी, इनिशियल मोलैरिटी m1v1 इंटू v1 इज इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी m2 इंटू v2। अगर सिर्फ आप सॉल्वेंट ही हटा रहे हो या सॉल्वेंट ही ऐड कर रहे हो तो सॉल्यूट के मोल तो कांस्टेंट रहेंगे, मोल कांस्टेंट रहेंगे। तो मोल कांस्टेंट रहेंगे तो पहले जो मोलैरिटी थी, पहले जो वॉल्यूम था उसका प्रोडक्ट ले लो, मोल आ जाएंगे, और बाद में जो नई मोलैरिटी आई, न्यू मोलैरिटी जो आएगी और नया वॉल्यूम जो आया उसका प्रोडक्ट ले लो तो भी मोल्स उतने ही रहेंगे। तो इस हिसाब से अपन कैलकुलेशन करते हैं अगर सिर्फ सॉल्वेंट के में बदलाव कर रहे हो तो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, सॉल्वेंट में ही सिर्फ बदलाव कर रहे हो तो इसका इस तरह से किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं पिछला सवाल ले लूं, पिछला सवाल क्या था अपना, जीरो कितना था अपना, 4 ग्राम NaOH था, है ना। और 4 ग्राम NaOH कितने ml सोल्यूशन में, बताओ बेटा। 500 ml, 500 ml सोल्यूशन में था। ठीक है, और ये कितना था, 0.1 मोल। समझ में आया कि नहीं आया, 0.1 मोल था। 4 ग्राम NaOH in 500 ml of solution, मतलब 0.1 मोल इन हाफ लीटर। अब अगर इसमें द सोल्यूशन is diluted by adding, the solution is diluted by adding 1500 ml of water, find its new molarity। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया अंशिका बेटा, इज द क्वेश्चन क्लियर? एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो ये अपना इनिशियल सवाल था जो पिछले पेज पे दिया था मैंने, है ना। यस 4 ग्राम NaOH, 0.1 मोल NaOH 500 ml सोल्यूशन में थे। ये तो पिछला सवाल है, पिछले पेज पे जो लिखा था। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर मैंने इस सोल्यूशन में पानी मिला दिया। कितना पानी मिलाया, इतना। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, नई मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? इज द क्वेश्चन क्लियर? यस सर। तो अगर सिर्फ पानी मिला रहे हो, पानी हटा रहे हो, सॉल्वेंट ही ऐड या रिमूव कर रहे हो, तो मोलैरिटी में जो बदलाव आएगा वो ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। इनिशियल मोलैरिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम इन लीटर्स इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम इन लीटर्स। m1v1 इज इक्वल टू m2v2 से कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो बताओ अब क्या आंसर होगा इसका। कर रही हूँ। वॉल्यूम लीटर में लेना।
0.1 मोल पहले 500 ml में थे, अब 1500 ml और मिला दिया अपन पानी का, तो अपना नई मोलैरिटी क्या हो जाएगी? हो रहा है। Yes sir, बस सर 1.33। देखो एक तरीका तो ये था कि कन्वेंशनल तरीके से जाते हैं कि NaOH के 0.1 मोल थे ना, और पहले तो आधा लीटर में मौजूद थे, ठीक है, आधा लीटर है ये, ठीक है। तो इनिशियल मोलैरिटी कितनी थी? 0.2 मोलर। अब फाइनल मोलैरिटी अगर निकालनी है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, जिसमें इनिशियल मोलैरिटी m1, इनिशियल वॉल्यूम v1 सब लीटर में लेना, इज इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी m2 और फाइनल वॉल्यूम v2। तो इनिशियल मोलैरिटी कितनी थी? 0.2 मोलर। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? आधा लीटर, है ना। इज इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी कितनी हो जाएगी पता नहीं मेरे को। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? ये तो पता है, ये 500 ml है और ये 1500 ml और मिलाया, तो 2000 ml हो गया, मतलब 2 लीटर हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किस तरह से अपन को फॉर्मूला लगाना है? अंशिका समझ में आया बेटा? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो अपन कैसे निकालेंगे? नई मोलैरिटी इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो गया इधर ही, 0.1 कर दिया था, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.05 मोलर हो गई नई मोलैरिटी। तो ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। जब आप सिर्फ पानी ऐड कर रहे हो, पानी ही रिमूव कर रहे हो, सिर्फ सॉल्वेंट का एडिशन और रिमूवल है, डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। तो इनिशियल मोलैरिटी लिखो, इनिशियल वॉल्यूम लिखो लीटर में, वेट कर दो फाइनल मोलैरिटी और फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम तो आप जोड़ के निकाल सकते हो इनिशियल वॉल्यूम और जो आपने वाटर ऐड किया है, ठीक है। तो उससे नई मोलैरिटी आ जाएगी। तो आई होप ये समझ में आ गया। इसमें एक फॉर्मूला और है, कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो वो अपन नेक्स्ट टाइम पे लेते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको, और आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए। यस और सर। इसी तरह से करते रहो बेटा, है ना। तो लेट मी एंड द क्लास, लेट मी से गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।